मित्रा ने जो आरवी के ऊपर इल्जाम लगाया था जबरदस्ती का, वो गलत था। दोस्तों नमस्कार, बहू बेटी और ZEE5 के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं जी टीवी के शोज की झलक ZEE5 पर। जाने अनजाने हम मिले में रीत राघव की गैर मौजूदगी में शारदा बुआ के आदेश पर घर छोड़कर चली जाती है। राघव मुझे क्यों फोन कर रहा है? रीत फोन उठाओ। पूनम भाभी फोन पर राघव को रीत के साथ घटी घटना का पूरा ब्यौरा देती है। राघव ये सुनकर शॉक तो होता है और साथ ही रीत पर अपना भरोसा भी जताता है। नहीं भाभी, मैं इतना तो जानता हूँ कि रीत चोरी नहीं करेगी। शुक्र है राघव भैया, मेरे अलावा कोई और भी रीत के लिए ऐसा सोचता है। मैं अकेली रीत की कोई मदद नहीं कर सकती। पक्का रीत किसी को बचाने के लिए कर रही है। वो है कहाँ? अपने घर ही गई होगी। राघव आनंद फानन में रीत से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन वहां उसके हाथ निराशा ही लगती है। भैया भैया आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। भैया मैं घर नहीं जाऊंगी। उन्हीं में तुझे लेने नहीं आया। रीत कहाँ है? रीत बेटा, मेरी अभी अभी रीत से फोन पे बात हुई। खुश रहो। उसने कहा कि वो ऑफिस के काम में बिजी है। इसका मतलब इन्हें अभी तक कुछ नहीं पता। राघव के जाने के बाद ध्रुव रीत को कॉल करता है, पर रीत उसे दिलासा देती है। हाँ ध्रुव। तू कहाँ है? तू? मैं यहीं घर पर हूँ। अच्छा, अगर तू घर पर है तो फिर जीजू लेने के लिए यहाँ क्यों आए थे तुझे? राघव वहाँ आए थे? हाँ, वो बोल रहे थे कि तेरा फोन ट्राई कर रहे हैं। तू उठा नहीं रही थी, बट मेरा फोन तो उठा लिया तूने। राघव वहाँ आए थे क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि मैं वहाँ आऊंगी। तू परेशान मत हो, डोंट वरी। थैंक गॉड तू ठीक है, वरना मैं तो उन्हें यहाँ देख के परेशान ही हो गया था। परेशान किस लिए? उन्नति जो हार चुरा कर लेके आई थी यहाँ, उसके लिए। तूने कहा था ना कि तू उस हार को वहीं रख देगी जहां से उसने चुराया था, तो मैं बस डर गया था कि उसे बचाने के चक्कर में तू कहीं खुद ना फंस जाए। सब ठीक है ध्रुव, मैंने वो हार बुआ जी के कमरे में आराम से रख दिया है। चलो मैं तुझे बाद में फोन करूंगी। वसुधा में करिश्मा और सारिका देव के लिए एक जानलेवा साजिश रचते हैं। मैंने उसमें एक्स्ट्रा मेडिसिन मिला दी है, जिसे पीकर देव को ऐसा बुखार आएगा कि सबको लगेगा कि देव गया। देव सारिका द्वारा दिया नारियल पानी पीकर और बीमार हो जाता है। देव, अब कैसे लग रहा है? पहले से बेहतर है काफी। मैं थारे लिए नारियल पानी लेकर आई हूँ। धीरे धीरे देव का बुखार बढ़ते ही जाता है। देव की तबीयत और बिगड़ती जाती है। आओ दादा, पापा को देखो ना दादा, वो क्या हो रहा है? देव देव, देव साहब डॉक्टर को फोन कीजिए। हाँ। डॉक्टर के कहने पर देव की देखरेख के लिए वसुधा की मदद ली जाती है। हाँ प्रभात जी, मैं निकल चुका हूँ, बट तेज बारिश की वजह से ट्रैफिक में फंस चुका हूँ। मुझे नहीं लगता मैं पहुँच पाऊंगा। आपके घर पे वो लड़की है ना? अरे वही जिसने देव के पैर पे लेप लगाया था। जी हाँ, आप उसको बुला लीजिए और आप उनको कहिए कि उनको काढ़ा और जरूरी आयुर्वेदिक औषधि दे दे वो। थैंक यू वेरी मच। सावित्री, जल्दी से जाओ और वसु को बुला कर लाओ। सावित्री, इतनी रात? वसु, बड़े हुकुम ने तुझे बुलाया। छोटे हुकुम की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चल मेरे साथ। माता माई। वसुधा को सारिका द्वारा बताई बातें याद आती हैं। वो जाने से इनकार करती है। थारी देवी हुकुम ने कसम खाई है, अगर तू बिना उनके बुलाए घर में लौटी तो उनका मरा मुंह देखोगी।
बाबू साहब, सच कहूँ तो कोठी जाने का हमारा मन ना है। मन ना है? वसु तू समझ क्यों नहीं रही है? छोटे हुकुम को तेरी जरूरत है। चल लाडो प्लीज चल। मैंने कहा ना हमारे को नहीं जाना। आप दोनों जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? बसो, अभी तो इतनी बड़ी ना हुई है कि अपने मन से इतना बड़ा फैसला ले सके। लेकिन उसके बाबू साहब उसे खींचकर हवेली ले आते हैं। नहीं बाबू साहब, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। नहीं बाबू साहब, मैं कोठी नहीं जाऊंगी। वसुधा, अपनी देवी हुकुम को बारिश में भीगते देख वसुधा चौंक जाती है। क्या हुआ? देवी हुकुम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप अंदर जाइए, आप बीमार हो जाएंगी। हम तुम्हें वापस लेने आए हैं, चलो। नहीं देवी हुकुम, मैं अंदर ना जा सकूं। वसु अपनी देवी हुकुम के आदेश का पालन करने से इनकार करती है। उसकी ना सुनकर चंद्रिका हैरान होती है। कुमकुम भाग्य की कहानी में पूर्वी मोनिशा को सबके सामने एक्सपोज करती है। ये लड़की नेत्रा से मिली एक शूट पर और फिर नेत्रा को काम दिया आरवी पर झूठा इल्जाम लगाने का काम, झूठा मोलेस्टेशन का केस करने का काम। और प्लान ये था कि आरवी जब उस किनारे पे खड़ा होगा ना, जब बात इसके कैरेक्टर पर और इसकी लाइफ पर आएगी, तब ये आरवी को बचाएगी, नेत्रा को कहेगी रास्ते से हटने के लिए और आप सबकी आंखों के सामने लड़की महान बनेगी। इनफ! मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही हो तुम, और इतना बड़ा इल्जाम ना तुम मुझ पर नहीं लगा सकती, समझी? मेरे पास सबूत है। पूर्वी जस्सी के बयान का वीडियो सबूत के तौर पर पूरे परिवार के सामने प्ले करती है, जिसमें मोनिशा का सारा भेद खुल जाता है। तुम नेत्रा को जानते हो? हाँ, नेत्रा ने जो आरवी के ऊपर इल्जाम लगाया था जबरदस्ती का, वो गलत था। आरवी बेकसूर था, आरवी की इसमें कोई गलती नहीं थी। ये एक साजिश थी जो नेत्रा किसी और के कहने पर कर रही थी। किसके कहने पर? मोनिशा के कहने पर। वही थी जिसने नेत्रा से कहा था कि वो शादी के प्लान को आखिर तक ले जाए। प्लान उसका था और नेत्रा को आरवी की जिंदगी में लाने वाली मोनिशा थी। मैं भी इस प्लान का हिस्सा बना था, पर आखिर में ये पूरा का पूरा प्लान रचने वाली मोनिशा थी। जसप्रीत की बातें सुनकर राजवंश चौंक जाता है और मोनिशा की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखने लगता है। जमाई नंबर 1 की कहानी अब काफी रोमांचक मोड़ पर है। शादी के ऐन मौके पर रिद्धि किडनैप हो चुकी है और नील उसे ढूंढने निकल पड़ता है। ये तो रिद्धि का है। हो गया तेरा? बहुत हवा खा ली, चल अब। इसका मतलब रिद्धि यहीं कहीं है। दूसरी ओर इबादत विक्की की बातें सुनकर चौंक जाती है और रिद्धि के किडनैपिंग में उसी का हाथ होने का दावा वो करती है। कैसा बेवकूफ इंसान है ये। एक तो जिसे उठाना था उसकी जगह रिद्धि को उठा के ले गया, ऊपर से इसका फोन भी नहीं लग रहा। ये किडनैपिंग तुमने करवाई है? अब देखो, घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही और मेरे पास इन फालतू बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं, क्योंकि मुझे रिद्धि को ढूंढने का इंतजाम भी करवाना है। सुमति और इबादत दोनों मिलकर विक्की की खूब धुलाई करते हैं। देखिए, मैं तो खुद रिद्धि को ढूंढना चाहता हूँ। मेरे नीलू को परेशान करना चाहता था। बोलो कहाँ है रिद्धि? नहीं पता तुझे? विक्की अपने आप को बचाते हुए भागकर कंचन और कमलेश का सहारा लेता है। तू रुक, तुझे तो मैं। क्या तमाशा है? अरे आप जानती नहीं है रिद्धि की किडनैपिंग किसने की है? इसने।
तुम्हारी बातों पर तो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि हमेशा तुम बकवास ही करती हो। अरे ये बिल्कुल सही कह रही है आंटी जी, मैंने भी इससे बात करते हुए सुना है। रिद्धि की किडनैपिंग इसी ने कराई है। कंचन सुमति और इबादत को रोकते हुए पुलिस को इस मामले में शामिल करने का फैसला करती है। किसने क्या किया नहीं किया ये पुलिस ही आकर डिसाइड करेगी। तो जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक हमें वेट करना होगा। आइए फिर एक बार वसुधा धारावाहिक की ओर बढ़ते हैं, जहां अब वसु अपने देवी हुक्म की बात को मानते हुए बीमार देवांश की सेवा करती है और जैसे फलस्वरूप उसकी तबीयत में सुधार भी नजर आने लगता है। देवी हुक्म, देव सर का बुखार कुछ कम हुआ के? बुखार अब कम हो गया है। देवांश को होश आते देख सारिका अपनी नौटंकी शुरू करती है। अरे वसुधा, वो रसोई में चाय। आराम से। अरे माता मैंने मारी सुन ली। अरे कहाँ हो सब लोग, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। देखो सॉरी मासा, नींद टूटी। मारा देव अब बिल्कुल ठीक है, उसने आग भी खोल दी है। सारिका और करिश्मा के इरादों पर वसुधा की सच्ची लगन और मेहनत पानी फेर देती है। कल रात क्या हुआ मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। वसु ने कल कुछ रात को पिलाया था, उसके बाद ही मुझे नींद आ गई। तो दोस्तों, वसुधा और देवांश की कुंडली को देखकर पंडित जी उन दोनों को पति पत्नी मान लेते हैं, जिससे चंद्रिका के चेहरे पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह दिखाई देता है। देव की कुंडली साफ साफ दिखा रही है कि आपको देव के बारे में चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके भाग्य की रेखाएं उसकी पत्नी के कर्मों से जुड़ी हुई हैं और संयोगवश उस कन्या के कर्म बहुत ही अच्छे हैं। देव की पत्नी यानी आपकी बड़ी बहू देव का कवच बनकर खड़ी है। बड़ी बहू? गुरुजी, ये किसकी बात कर रहे हैं? पंडित जी ने ऐसा क्यों कहा? अगर इस प्रश्न का उत्तर चंद्रिका सिंह चौहान के साथ आप भी जानना चाहते हो तो आप इन शोज के पूरे एपिसोड्स देख लीजिए ZEE5 पर, वो भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि ZEE5 टीवी है आपका अपना टीवी। तो देखते रहिए ZEE5, कभी भी कहीं भी।